दोस्तों क्या पिता की जमीन में बेटी और दामाद की को जो है हिस्सा मिलेगा, उनको उसका हक मिलेगा? क्या उसमें उनका हक बनता भी है? सभी लोग के मन में ये सवाल आते रहते हैं और कई जगह ये पिटीशन भी दायर है, कई जगह लोग सवाल भी करते हैं और उसके जवाब भी नहीं मिलते। तो सभी लोगों का जवाब, सभी लोगों की समस्या को हल करने हम आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। बेटी और दामाद का पुश्तैनी जमीन में कितना हक? क्या पिता की मौत के बाद दामाद कर सकता है दावा? दोस्तों कितना हक होता है बेटी और दामाद का, और क्या पिताजी की मौत के बाद वो दावा कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पिता की मौत के बाद वो दावा कर सकता है? क्या उसका हक भी है दावा करने का? किसका? दामाद और बेटी का। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है, कानून क्या कहता है बेटी का हक कब और कितना? दोस्तों कानून क्या कहता है बेटी का हक जो है कब और कितना होता है? ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले कानून का सच समझो। साल 2005 में कानून बदला था और सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में साफ साफ कह दिया कि पुश्तैनी जमीन में बराबर की हकदार है। देखिए दोस्तों, 2005 भी कानून का सच है और ये नियम भी और ये तरीका भी, क्योंकि इसका फैसला हो चुका है, एक बार ऐसा सेम फैसला हो चुका है। ये फैसला है 2005 में, कानून में कुछ बदलाव आए और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा केस आ चुका है जो कि विनीता शर्मा वर्सेज बनाम राकेश शर्मा का है। इसमें भी सेम मामला यही था। उसमें भी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जितना बेटे का हक बनता है उतना ही पुश्तैनी जमीन में, एंथ्रोपी का पुश्तैनी जमीन में उतना ही हक बेटी का भी बनता है। अगर अगर आपकी मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, तो जितना 10 हिस्सा आपके बेटे को मिलेगा तो उतना ही हक बेटी को भी मिलेगा, यानी 1/2 का हिस्सा लगेगा। याद रखिएगा, कभी ये नहीं कि बेटे को ज्यादा बेटी को कम, या कि बेटी को हिस्सा ही नहीं है। हक ये नहीं, लेकिन है, जन्म से उसका है, का जन्म से। ऐसा नहीं कि उसका हक नहीं है, उसका भी हक उतना ही जितना बेटे का है। भले उसकी शादी हो गई हो, शादी नहीं हुई हो, शादी होने वाली हो, दूसरे देश रहती हो, दूसरे मुल्क में रहती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 साल बीत गए हो, 25 साल बीत गए हो, जो नियम भले 2005 में लागू हुआ है, लेकिन अगर उसकी शादी को 50 साल भी हो गए हो, 60 साल भी हो गए हो, तब भी आपको उसका हक देना होगा। ये नियम बन चुका है। भले नियम बाद में बना, आपकी शादी पहले हो चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भले अभी सो रहे हो, आपकी बेटी सालों से सो रही हो, अब जाके जगी हो, मांग रही है अपना हिस्सा, तो आपको देना ही पड़ेगा। ये भी नियम है। और ये नहीं कि मान लीजिए शादी हो गई तो हम क्या कर सकते, नहीं। भले आप शादी में उसकी खर्चा कर रहे हो, एसी, कूलर, फ्रिज, फॉर्चुनर दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका घरेलू मामला है। लेकिन जो कानून कहता है उस आपको, वो आप उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, चाहे पिता 2005 से पहले गुजरे हो या 2005 के बाद, बेटी का हक कभी खत्म नहीं होता। अगर पुश्तैनी जमीन है तो बेटी का हिस्सा बेटे के बराबर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए बाप जो है 2005 से पहले खत्म हुआ हो, क्या 2005 के बाद खत्म हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पुश्तैनी जमीन है, उसका हक है और वो हकदार है। हम उसकी आवाज दामाद उठाए या बेटी ने उठाए, लेकिन वो बेटी के रूप में ही उठना चाहिए, दामाद अलग से नहीं मांग सकता। याद रखिएगा आप लोग, यही कानून है, यही कानून है, ये मानना पड़ेगा। बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना बेटे का हक होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या दामाद जमीन पर दावा ठोक सकता है? अब समझ लो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मिथ यही है कि क्या दामाद भी उस जमीन पर दावा ठोक सकता है? कैसे हो सकता है, समझते जरा, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे सबसे ज्यादा भाई डरते हैं, क्या दामाद जी आकर जमीन मांग सकते हैं? कान खोलकर सुन लो भाइयों, भारत के कानून में दामाद का ससुर की पुश्तैनी जमीन पर 1% भी अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, और हाँ एक और बात, दामाद जमीन पर ना तो कोई केस कर सकता है
और ना ही अपना नाम दर्ज करा सकता है। अब समझिएगा दोस्तों, वो सबसे बड़ा सवाल है जिसपे ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, क्या दामाद जो है बेटी के हिस्से में अपना हक मांग सकता है ससुर से? सबसे ज्यादा ससुराल वाले पार्टी ही डरते रहते हैं कि क्या पता दामाद आ जाए मांगने के लिए। देखिए कानून क्या कहता है, भारतीय कानून क्या कहता है, बेटी का हक तो है लेकिन उसकी तरफ से दामाद कुछ नहीं कह सकता, न ही कुछ मांग सकता है। 1% भी उसका ना हिस्सा है ना उसका हक है, वो नहीं मांग सकता है। उसको उसकी फैमिली में, आपके फैमिली और आपकी फैमिली में वो 1% का भी हिस्सा हकदार नहीं है वो। यहाँ तक कि अगर वो केस करता है, कोई दावा करता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दावा भी नहीं कर सकता। ये नियम है, ये कानून है, सबको फॉलो करना होगा और ये कड़वा सच सबको पीना होता, याद रखिएगा। उसका क्या है, हक सिर्फ और सिर्फ बेटी का होता है, दामाद सिर्फ बेटी का पति है, ससुर की जमीन पर वारिस नहीं। अगर कोई दामाद आपको डरा रहा है तो सीधे कह दो कि कानून उसका साथ उसका कोई वजूद नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको देखिए बेटी का, आपके जमीन पर बेटी का हक है, दामाद का हक नहीं है। अगर मान लीजिए दामाद जो है आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे सीधा बोलिए कानून हमारे साथ है, कानूनन तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। ज्यादा कहोगे तो हम सीधा पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, जो कि आपको करनी भी चाहिए। दामादों के खिलाफ ऐसा कंप्लेंट होना जरूरी है, दबदबा बना रहना चाहिए भाई। ये थोड़ा अलग नियम चला गया। दबदबा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें दबाव बना के रखिए, ये है कि आप उनको उनका आईना दिखाइए कि आपका हक है या नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खुद की कमाई यानी सेल्फ एक्वायर्ड बनाम पुश्तैनी जमीन। और समझिएगा दोस्तों, खुद की कमाई हुई जमीन और पुश्तैनी जमीन में क्या फर्क है, ध्यान दीजिएगा। आप समझो कानून की वो बारीक बात जो आपको कोई दलाल नहीं बताएगा। अगर जमीन दादा परदादा की पुश्तैनी है तो बेटी का हक जन्म से अधिकार है, लेकिन अगर जमीन पिता की जी ने अपनी कमाई से सेल्फ एक्वायर्ड खरीदी है और पिताजी ने अपनी वसीयत में जमीन सिर्फ बेटों के नाम लिख दी है, तो बेटी या दामाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब समझिए दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड जमीन के बारे में समझते हैं। अगर पिता ने खुद की कमाई से कोई जमीन खरीदी है तो है उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड जमीन। अगर खुद के पैसों से मेहनत करके कैसे भी तक उन्होंने जमीन खरीदी है तो उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड जमीन, यानी खुद की कमाई से बना है वो प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या है कि आप जो है उस यानी कि पिता जो है अपनी मर्जी से किसी के भी नाम लिख सकता है, किसी के भी नाम वसीयत कर सकता है, भले वो बेटों के नाम कर दे और बेटी के नाम ना करे, बेटी के नाम कर दे और बेटे के नाम ना करे। तो वही अगर मान लीजिए वो अपने बेटों का नाम कर देता है बाप, तो बेटी उस पर हिस्सा नहीं मांग सकती क्योंकि वो वसीयत लिख चुका है, क्योंकि उसमें खुद की कमाई से पैसों से उसने जमीन बनाई हुई थी, क्योंकि वो पुश्तैनी जमीन नहीं है, उस पर उसका कोई हक नहीं है बेटी का, उस पर सिर्फ बाप का अधिकार है और वो जो चाहे वो कर सकता है। ये नियम है। और ये क्योंकि देखिए पुश्तैनिक जमीन पर बेटी का अधिकार जन्म से होता है, जन्म से सिद्ध अधिकार है बेटी का पुश्तैनिक जमीन पर, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड जमीन पर नहीं। तो बेटी या दामाद को यह हिस्सा नहीं बनता लेकिन अगर पिताजी बिना वसीयत तो बनाए गुजर गए तो उसे खुद की कमाई वाली जमीन में भी बेटी का बराबर का हिस्सा बनेगा। अब समझिएगा दोस्तों, अगर बाप जो है सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में मान लीजिए वसीयत नहीं लिखता है, कुछ बिल वगैरह बनाकर नहीं मरा और वो मर गया, कुछ नहीं बनाया तो उसने, वो मर गया, तो अब क्या नियम है, अब ये नियम है कि वही नियम लगेगा, उतना ही जो हिस्सा है वो सब में बराबर बटेगा, यानी कि केक काटेगा और सब में बटेगा, ये वाला रहेगा। हाँ केक थोड़ा ज्यादा कुछ कम होता है लेकिन यहाँ पे वो वाला मामला नहीं रहेगा, इस पे उतना ही अधिकार है। अगर मान लीजिए 4 बेटे तो 1/4 का हिस्सा रहेगा, 2 बेटे तो 1/2 का हिस्सा रहेगा, यानी जितना बेटे को मिलेगा उतना ही बेटी को मिलेगा और सब में बराबर बराबर बटेगा, यानी एकदम स्क्वायर इंच केक कटेगा, सब्जी बटेगा, सबका मीठा किया जाएगा। ये मामला है।
अगर बाप की कोई वसीयत भी वगैरह नहीं बनाई तो। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन क्या करेगा। अब समझिएगा, डिजिटल सर्वे क्योंकि हो रहा है, डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चौकन्नी है। अब इसमें अमीन आएगा 2026 में तो क्या करेगा, क्या ही कर सकता है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से आ रहा है, सिस्टम की तरफ से आ रहा है। क्या करने आएगा समझते हैं जरा। अब बात करते हैं कि इस डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन के सामने क्या होगा। सर्वे अमीन जब वंशावली बनाएगा तो उसमें बेटी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। बहनों और बहनें आपका हक छोड़ना चाहती हैं अपना हक, और भाइयों के नाम जमीन रहने देना चाहती हैं, तो बहनों को स्वेच्छ से अपना त्याग पत्र, यानी खुद के मन से त्याग पत्र यानी एनओसी देना पड़ेगा। अब समझिएगा दोस्तों, 2026 में जब अमीन आएगा तो क्या करेगा, सर्वे करने के लिए वो वंशावली वगैरह चेक करेगा, वो बनाएगा। उसमें जो है आपके वंशावली भी क्लियर आएगा और आपकी बहनों का भी उसमें नाम लिखेगा। और अगर इसके दौरान अगर बहन चाहती कि मैं इस प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं लूँ, मैं जो घर है सिर्फ दामाद के पास ही, दामाद की प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा जो है तो वही है, मैं इसमें लेना नहीं चाहती, वो छोड़ना चाहती है, तो उसको खुद के मन से हक त्याग, मतलब खुद का हक जो है उसको त्याग करने के लिए एक पत्र भर के देना होगा, और जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो खुद की मर्जी से देती है तो, और यही नियम है, क्योंकि बाद में भाइयों और वो आपकी बहन आकर कभी भी दावा कर सकती है। अगर उसने जमीन छोड़ा हुआ है, नहीं मांग रही है, तो आप उससे ये पत्र ले लीजिए उसकी खुद की रजामंदी से। आगे बढ़ते हैं, यानी हक त्याग पत्र यानी कि एनओसी जिसे कहते हैं। बिना एनओसी के अमीन के सामने विवाद खड़ा हो जाएगा, और अगर बहन ने क्लेम ठोक दिया तो अमीन उसका नाम भी डिजिटल खाते में दर्ज कर देगा। और देखिए दोस्तों, बिना एनओसी के कुछ काम नहीं होगा, और अमीन के सामने या फिर अमीन के सर्वे करने के बाद अगर बहन ने हिस्सा के लिए कोई भी क्लेम ठोक दिया, कोई भी आपत्ति दर्ज कर दी, तो अमीन उसका भी नाम खाते में दर्ज कर देगा। आप एक खातेधारक में उसका भी नाम दर्ज कर देगा। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम कहता है, और जो नियम कहता है वो यानी कि वो कानून है, उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है, नहीं उसे कोई झुकला सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप भी विदेश में रहते हैं या फिर इंडिया में कहीं भी रहते हैं आप, और आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा मामला है जो कि आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, या किसी भी तरह की परेशानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारे समाधान बताएंगे। केस नहीं लड़ेंगे, याद रखिएगा, न ही आपसे हम मिलेंगे, नहीं आपसे पर्सनली मिलेंगे, नहीं हमारी कोई टीम मिलेगी आपसे, और न ही आपका हम केस लड़ेंगे, लेकिन सारी वो स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जिससे आप अपने केस को जीत पाए, अपनी ज़मीन को छुड़ा पाए, कब्जे से छुड़ा पाए, घुमा फिर के चंगुल से छुड़ा पाए। उस आवेदन को, जो भी आवेदन लगने चाहिए, कोर्ट के पिटीशन में भी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो आप वकील नहीं अपना पा रहा, वो सारे डीप एनालिसिस करके आपको हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हर एक वो आदेश देंगे जो आपके केस को मजबूत करेगा और आपकी ज़मीन को आपके हक में करेगा। बदले में हमारी जो छोटी सी फीस रहेगी, बहुत ही छोटी सी अफोर्डेबल फीस रहेगी, आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, यानी शुरू से लेके आखिर तक का सिर्फ 1 पैसा रहेगा, और उससे ज़्यादा कोई नहीं। एक बार जो वन अमाउंट जो ले लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक का, केस जीबी तक का आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। अब ध्यान लीजिएगा, उसके लिए करना ही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स से मैसेज करना है। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, और व्हाट्सअप नंबर मिलते ही, या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ मैंने पहले से ही अपना नंबर ड्रॉप किया हुआ है, आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, सारी परेशानी शेयर कीजिए, और सलाह लीजिए। सारे वो दस्तावेज, सारे वो डॉक्यूमेंट्स हमसे बनवाए, जिससे आप अपने केस जीत पाएंगे दोस्तों। सिर्फ ऑनलाइन कंसल्ट डालना, कोई फिजिकल अटैचमेंट हमारे आप में नहीं है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन में सच्चाई आपकी किस हद तक मदद कर सकता है। आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता, आपको दिला कर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है जमीन सच्चाई आपके लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे अपनी सारे परेशानी शेयर कीजिए, आपकी जो भी परेशानी है वो हमारी परेशानी रहेगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।